नमस्कार। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सूत्रधारी व सहायक कंपनियों के लेखे, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। तो इस चैप्टर के टाइटल में ही दो कंपनीज का नाम आ रहा है, सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है और सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है। थोड़ा हमें इनके बारे में थ्योरेटिकली मालूम होना चाहिए इससे पहले कि हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। सहायक कंपनी, आपके सामने स्क्रीन पर सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स में बताया है कि कब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 के अंदर सहायक कंपनीज के बारे में कुछ उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार एक कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी यदि, इसमें 3 शर्तें आपको बताई जा रही हैं, मानी जाएगी यदि पहली कि वो अन्य कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती हो। दूसरा, वो अन्य कंपनी उस कंपनी या उसकी एक या एक से ज़्यादा सहायक कंपनियों की कुल शेयर कैपिटल के आधे या आधे से ज़्यादा भाग को वो धारण करती हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये बता रखा है कि वो कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जो कि सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी है। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप देखिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, उसकी सहायक या सब्सिडरी कंपनी है बी और बी की सहायक या सब्सिडरी कंपनी है सी। ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी। ऐसी स्थिति में ये जो सी है ये ए की भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, यानी कि जो ए है ये बी और सी दोनों की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये सी पॉइंट क्या कह रहा है, वह कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी हो जो कि किसी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। तो ऐसी स्थिति जो आपके सामने मैंने अभी आपको बताई है, तो ये ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, ऐसी स्थिति में ए और सी के अंदर भी क्या रिलेशन होगा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। चाहे ए के पास डायरेक्टली सी का एक भी शेयर ए ने ना खरीद रखा हो तब भी। तो ये आपका सहायक कंपनी का पॉइंट है कि सहायक कंपनी क्या है। ये 3 पॉइंट्स के अंदर हमने इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सूत्रधारी कंपनी की। सूत्रधारी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अनुसार यदि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह अन्य कंपनी उक्त कंपनी की सूत्रधारी कंपनी मानी जाएगी। सिंपली क्या है कि यदि किसी कंपनी की कोई सहायक कंपनी है तो वो कंपनी क्या है, सूत्रधारी कंपनी है। एक्चुअली कंपनीज एक्ट में होल्डिंग कंपनी का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। सूत्रधारी कंपनी केवल उसी दशा में हो सकती है जबकि उसकी एक या एक से ज़्यादा सहायक कंपनियां हों। तो ठीक है, ये आपका था सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब एक्चुअली हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी की बुक्स में हम सब्सिडरी कंपनी के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं ये। सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में सहायक कंपनी के संबंध में लेखा। तो पहली एंट्री आपके सामने आ रही है, अंशों का क्रय। तो सूत्रधारी कंपनी जब सब्सिडरी या सहायक कंपनी के अंश खरीदेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, क्योंकि उसके लिए वो अंश को खरीदना एज एन इन्वेस्टमेंट है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बीइंग शेयर्स परचेज्ड। ओके, देन सेकेंड एंट्री है आपकी डिविडेंड रिसीट की या लाभांश की प्राप्ति की। अब देखिए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, और यदि डिविडेंड उसको मिल रहा है तो उसको उसके लिए जनरल एंट्री भी पास करनी होगी। तो यहाँ पर लाभांश प्राप्ति के दृष्टिकोण से जो लाभ हैं, जहाँ से जिसमें से डिविडेंड मिल रहा है, सहायक कंपनी जिन लाभों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है
उस लाभों को हम अवधि के अनुसार दो भागों में, दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कि अंशों के अधिग्रहण से पहले के लाभ, और दूसरा अंश अधिग्रहण के बाद के लाभ। तो ये पहला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा लाभ जो शेयर्स को खरीदने से पहले की अवधि का लाभ है उसको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जो लाभ शेयर्स के एक्विजिशन की डेट के बाद का है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसकी एंट्री कुछ और होगी, और यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से किया जाए तो उसकी एंट्री थोड़ी अलग होती। क्या होंगी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से लाभांश की प्राप्ति। देखिए, यदि जो लाभांश है वो सहायक कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने की डेट से पहले के लाभों में से मिला है तो ऐसा लाभांश होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। ऐसे में ये माना जाता है कि लाभांश की इस राशि से इन्वेस्टमेंट की जो हमारी कॉस्ट है वही वसूल हो गई है, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या होती है डिविडेंड प्राप्ति की। अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देन सेकंड, अगर अंश अधिग्रहण के बाद मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से अगर डिविडेंड की प्राप्ति हुई हो तो लाभांश प्राप्ति पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन राइट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। तो ये था आपका अंश अधिग्रहण के बाद के लाभों में से लाभांश की प्राप्ति होने पर जो जनरल एंट्री पास होती है वो एंट्री। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि लाभांश की इस राशि को P&L में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होती है। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इसके बाद जैसे अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं, लाभांश या तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से मिल रहा हो या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से मिल रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियली जो ये लाभांश है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हो और पार्शियली वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हो, मतलब आंशिक रूप से पहले के लाभों में से और आंशिक रूप से बाद के लाभों में से अगर लाभांश मिल रहा है तो क्या किया जाएगा। तो एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट। अब क्या है कि डिविडेंड दो तरह का प्राप्त हो रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से भी प्राप्त हो रहा है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से भी प्राप्त हो रहा है। तो अभी हमने जो दो अलग अलग एंट्रीज करी हैं लगभग उनको मिला करके ये एंट्री बनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, लाभांश की कुल राशि से आप इसको डेबिट कर देंगे, टू डिविडेंड जो आपको लाभांश पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला है उसके लिए आप टू डिविडेंड करेंगे, एंड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अकाउंट, ऐसा लाभांश जो एक्विजिशन से पहले के लाभों में से मिला है उससे आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देना है। बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यदि लाभांश अंश अधिग्रहण से पहले के लाभों में से मिलता है तो वो सूत्रधारी कंपनी के लिए क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होता है, और लाभांश की इस राशि को हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की एक तरह से रिकवरी मान लेते हैं, इस कारण से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री आपकी होगी आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली एक्विजिशन से पहले के लाभों में से और पार्शियली एक्विजिशन के बाद के लाभों में से यदि डिविडेंड प्राप्त होता है तो क्या एंट्री होगी ये आपने इसमें देख लिया। ठीक है, इसमें इस डिविडेंड को आप इसकी एंट्री भी करेंगे, यहाँ लिखने से रह गई है। ये जो डिविडेंड है इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी ट्रांसफ़र करना है, इसकी एंट्री सेम यही होगी जो ऊपर वाली एंट्री है। क्या एंट्री होगी, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, तो इसकी एंट्री यही जो अभी आपने ऊपर भी देखी है यही वाली एंट्री होगी।
बैलेंस ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये आपका हो गया डिविडेंड की प्राप्ति से संबंधित अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक छोटा सा पॉइंट मैंने और नीचे लिखा है, बोनस अंशों की प्राप्ति। यदि होल्डिंग कंपनी को सहायक कंपनी से कोई बोनस शेयर्स मिलते हैं तो इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में केवल शेयर्स की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। मतलब केवल नंबर ऑफ शेयर्स को आपने बढ़ाना है, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पर शेयर जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट वो क्या है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, केवल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज़ कर देना है सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पर शेयर जो कॉस्ट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप होल्डिंग कंपनी की बुक्स में सब्सिडरी कंपनी के रिगार्डिंग अकाउंटिंग करेंगे, उससे संबंधित जो एंट्रीज थी ये मैंने आपको बताई इस आज के वीडियो में। फर्दर हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि इन एंट्रीज को हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे इन एंट्रीज को हमने पास करना है विद फिगर्स। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।